स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड। यानी एमिनो एसिड हमारे मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो एमिनो एसिड के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात एमिनो अम्ल प्रोटीन की एक छोटी इकाई है। और अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। और बहुत से अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं 20 प्रकार के होते हैं। फिर है हमारा अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, यानी ऑलमोस्ट 80% लिविंग सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो ये क्या है बताना है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यदि कि अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो है वो प्रोटीन है हमारा। तो देख सकते हैं प्राणियों में जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यानी जो हमारा ऑर्गेनिक होगा उसमें हमारा प्रोटीन पाया जाता है और नॉन ऑर्गेनिक में हमारा जल पाया जाता है अधिक मात्रा में। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% हमारा प्रोटीन प्रोटीन पाया जाता है। फिर है निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है। यानी बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड हीट एंड मेंटेन्स वाटर बैलेंस। तो ये होगा हमारा ब्लड, ऑप्शन नंबर सी ब्लड होगा इसका। तो रुधिर जो होता है एक संयोजी ऊतक है हमारा, तथा द्रव की भांति प्रवाहित हो सकने के कारण तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। और इसे परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा का 7 से लेकर 8% होती है। और रुधिर के दो प्रमुख घटक होते हैं, प्लाज्मा और आरबीसी। प्लाज्मा और आरबीसी होते हैं। और रुधिर जो होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। उच्च कोटि के जंतु जैसे मनुष्य, वानर, गाय आदि तथा शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य भी रुधिर द्वारा। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित हार्मोन रुधिर के द्वारा ही सभी अंगों तक ले जाया जाता है। शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। और श्वेत रक्त कणिका यानी WBC शरीर में मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके एकत्र होने से बचाती है। इस प्रकार रुधिर जो होता है शरीर की सफाई भी करता है। फिर है हमारा कि द हमारा प्रत्यस्थ एलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी द फाइब्रस टिश्यू दैट होल्ड द बोन्स टुगेदर। तो इसे बोलते हैं हमारे स्नायु, लिगामेंट जो बोलते हैं इसे स्नायु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। तो प्रत्यस्थ यानी एलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रखता है उन्हें स्नायु और लिगामेंट कहते हैं। और वस्तु मजबूती से बधा हुआ हड्डियों का जोड़ जो ऊतक से कसा रहता है उसे लिगामेंट कहा जाता है। फिर हमारा कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यानी विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है हमारा बताना है। तो ये हम तीनों कथन हम देखेंगे तो ये सही है हमारे। कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं। यानी शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये भी सही हमारा। और सम सेल्स हैव चेंजिंग शेप्स। तो कुछ कोशिकाओं में आकार बदलते होते हैं। और जो प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। और फिर जो है हमारा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये हमारा गलत है। तो सभी देह ऊतकों कोशिकाओं की आकृति, संख्या व आकार भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर जो आएगा भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम इसमें देखेंगे कि कोशिकाओं के विभिन्न उनके कार्य के अनुसार पाई जाती है। जैसे मानव शरीर में रुधिर कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, अंडाणु, शुक्राणु, अस्थि कोशिकाएं आदि। और सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का अध्ययन करने पर कोशिका की संरचना 3 भागों में विभाजित दिखाई देती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक दृढ़ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जबकि एनिमल में नहीं पाई जाती है। फिर हमारा क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है। यानी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल सूत्री कोशिका विभाजन, ये मायोटिक सेल डिवीजन ओनली। तो क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि के मरम्मत में केवल सूत्री कोशिका विभाजन शामिल है।
बहुकोषीय जीव में वृद्धि और विकास कोशिका विभाजन द्वारा होता है, और कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन इसमें क्या होता है, जीवों के दैहिक कोशिकाओं में होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन जीवों में जनन कोशिकाओं में होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है, अर्थात युग्मक जो होता है अवगुणित होता है। फिर हमारा निम्नलिखित ऊतकों प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू विल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी संकुचनशील प्रोटीन किसमें होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी पेशी ऊतक में जो होते हैं यानी मसल टिश्यू, इसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। देख सकते हैं इसी डिटेल कि पेशी ऊतक शरीर के विभिन्न प्रकार की पेशियों का निर्माण करते हैं, और पेशी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है बड़ी और लंबी होती हैं। इनकी कोशिकाओं में लंबी लंबी महीन धाराओं के रूप में पेशी तंतु का पाया जाता है जो एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। इन्हें कोशी तंतु के कारण पेशी कोशिकाएं संकुचनशील होती हैं। इसी कारण प्रचलन तथा शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में ऊतकों द्वारा गति प्रदान करने में सहायता मिलती है। फिर हमारा रक्त एक प्रकार है, तो ये हमारा संयोजी ऊतक का प्रकार है, कनेक्टिव टिश्यू है ये रक्त हमारा। देख सकते दो प्लाज्मा झिल्ली और रक्त कणिकाएं से मिलकर बना होता है। फिर है हमारा कि प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है, तो जो एडिपोसाइट होता है इसमें हमारी वसा संग्रहित होती है। तो एडिपोसाइट ऊतक या वसा ऊतक मानव में त्वचा के नीचे होता है। यह एक शिथिल ऊतक संयोजी ऊतक है। उस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। फिर है हमारा संयोजी ऊतकों में निम्नलिखित संरचनाओं अथवा कोशिकाओं में से कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है, तो बी जो होगा तंत्रिकाक्ष, ये उसमें उपस्थित नहीं होता है। संयोजी ऊतक में निम्नलिखित में संरचनाओं और कोशिकाओं में से कौन सा एक उपस्थित नहीं होता है, यानी विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और सेल इज नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें जो हमारा तंत्रिकाक्ष एक्सॉन्स होता है ये नहीं होता है। तो संयोजी ऊतक की संरचना अथवा कोशिकाओं में तंत्रिकाक्ष को छोड़कर कॉन्ड्रोसाइट, कोलेजन फाइबर, लिम्फोसाइट उपस्थित होते हैं। संयोजी ऊतक कोशिका और अंतःकोशिका द्रव्य का बना होता है। ये कई तरह से जैसे अस्थि ऊतक, वसा ऊतक और द्रव्य ऊतक आदि है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। फिर पादप कोशिका प्लांट सेल के बारे में देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो जो टमाटर का रंग लाल होता है वो हमारे लाइकोपिन के कारण लाल होता है इसका रंग। तो टमाटर का रंग जो लाल रंग लाइकोपिन, मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, प्याज का गुलाबी रंग हमारा एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि इनका रंग किस कारण होता है। और गौरतलब है कि लवक प्लास्टिड केवल जो होते हैं पादप कोशिका में ही उपस्थित होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं में लवक यानी प्लास्टिड पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोल या अंडाकार रचना है, और इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। इन्हीं रसायनों के आधार पर फल व सब्जियों का रंग निर्धारण होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि प्लास्टिड जो लवक होता है इसी के कारण जो होता है हमारे पौधों पर रंग का निर्धारण होता है, या सब्जी फल इनमें हमारा रंग निर्धारण होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लिए लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, अभी देखा था हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लाइकोपीन है। फिर हमारा कि मानव शरीर के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो एक इसका स्तर कम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए HDL का। ट्रांस वसा जो होता है सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। ट्रांस फैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ बिकॉज इट लोअर्स द लेवल ऑफ HDL। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से भाग में वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये कौन सा है हमारा जो दोनों में पाया जाता है, तो सी जो होगा कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये हमारे दोनों में पाया जाता है। फिर हमारा पेनिसिलिन से किसका संश्लेषण निरोधित होता है, तो इसका होता है जीवाणुविक कोशिका भित्ति, इसका संश्लेषण जो होता है निरोधित होता है। फिर हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसको देखते हैं। जो हमारा ए का हो जाएगा 2 यानी प्रकाश संश्लेषण जो होगा ये हरित लवक के दौरान होगा। खनिज जो हमारा बी होगा उसका हो जाएगा 1 जीव द्रव्य कला के दौरान होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी खनिज उद्ग्रहण, और जो हमारा श्वसन होगा वो होगा हमारा श्वसन का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यानी सूत्रकणिका में। प्रोटीन संश्लेषण हमारा राइबोसोम में होता है। तो ये हमारा सेल से रिलेटेड था।
फिर अगला है हमारा कि एंटीबायोटिक वृद्धि या उपापचय में निम्नलिखित किस विभिन्न कारकों में से किन में व्यतिकरण करने वाले जीवाणुविक परजीवियों को अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो मोस्ट एंटीबायोटिक टारगेट्स बैक्टीरियल पैरासाइट्स और इंटरफेयरिंग विद वेरियस फैक्टर ऑफ ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म सच एज। तो ये किसको अपना लक्ष्य बनाते हैं या किससे अपना लक्ष्य बनाते हैं, इसको बताना है। तो ये हमारे जो होते हैं विभिन्न कारकों में से किनके व्यतिकरण करने वाले जीवाणुविक परजीवी को अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो कोशिका भित्ति का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ सेल वेल बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, जीवाणु प्रोटीन का संश्लेषण। तो इसका दो जो होंगे सही होंगे, केवल एक व दो। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। फिर निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो जो कैल्शियम है ये एक उसका संरचनात्मक घटक है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाएं में पाई जाती है, यहाँ 4 परतों में विभाजित होती है। पहली होती है हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी प्राइमरी सेल वॉल, ये हमारी सेल्यूलोज से बनी होती है। द्वितीयक सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। और तृतीयक कोशिका भित्ति जो होती है जाइलन नामक पदार्थ से बनी होती है। और मध्य पटल जो होता है ये दो कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्तियों के बीच पाया जाता है। इसकी कार्य दो कोशिकाओं का आपस में जोड़ना है और यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। अतः कैल्शियम कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर पत्तियाँ हरी क्यों दिखती हैं। तो वाई लीव्स लुक ग्रीन। तो ये क्यों दिखती है हमारे हरी, तो ये बी होगा, हरे वर्ण का परावर्तन व शेष वर्णों का अवशोषण, इसके कारण जो होती है ये हमारी पत्तियाँ हरी दिखती हैं। तो पत्तियों का हरे रंग उनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है उनमें से हरे रंग को छोड़कर क्लोरोफिल द्वारा अन्य रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जब हमारा क्लोरोफिल में पड़ते हैं, जो हमारा लाइट पड़ती है तो यह हरे रंग को छोड़ के सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस कारण ही जो हरी पत्तियाँ होती हैं ये हरी दिखाई देती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जो घटक नहीं है, तो जो कैल्शियम होगा ये हमारा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो कैल्शियम जो होता है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल ए, इसका रासायनिक सूत्र यह है हमारा C55H72O5N4 और Mg। अर्थात क्लोरोफिल जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्ण रहित बोलते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है और हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। फिर हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, यानी पत्तियों के हरे वर्णक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है। तो ये भी देखा था हमने और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मैग्नीशियम। जो इसका फॉर्मूला देखा था हमने क्या था, ये था ये। तो इसमें जो है मैग्नीशियम हमारा उपस्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। तो वो मैग्नीशियम है, अभी देखा था हमने, मैग्नीशियम इसमें उपस्थित रहता है। फिर लाल मिर्चें तीखी होती हैं क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो हमने ये भी देखा था इसमें जो होता है कैप्साइसिन इसमें हमारा मौजूद होता है। इससे ऐसे याद रख सकते हैं कैप्सिकम, तो कैप्सिकम से हम ये याद कैप्सा यसीन ये याद रख सकते हैं। इसके कारण ही जो होता है हमारा जो तीखापन होता है मिर्ची में। और जो गुण जैसे अरबी में कसेलापन जो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। गाजर में लाल रंग ये हमारा एंथोसाइनिन होता है। और आलू का हरा रंग जो है हमारा वो सोलेनिन के कारण होता है। मूली की कड़वाहट आइसोसाइनेट के कारण होती है। इसमें जो गाजर का है लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण भी होता है, कैरोटीन। फिर हमारा लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो इसका होता है असल्फर कंपोनेंट। तो इसके कारण जो होती है इसमें अभिलाक्षणिक गंध होती है। फिर यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा, यानी ये हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित है थोड़ा, कि अगर हम इफ़ एग्जिस्ट फर्टिलाइजर इज अप्लाइड टू प्लांट विदाउट वाटर, तो इससे क्या होगा, तो जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा। तो डाई ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस, तो जीव द्रव्य संकुचन के कारण जो पौधा होगा वो हमारा मर जाएगा। फिर अंतःपर्दवी जालिका आबद्ध राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के भीतर थाइलाकॉइड स्थान की ओर लक्षित होता है और इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली से कितनी गहरों तहों से गुजरना होगा। तो इससे कितने परतों से गुजरना होगा या गहरों से। तो इसका जो सही होगा वो हमारा तहों से 4 तहों से इसे गुजरना होगा। तो इसे हाउ मैनी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन लेयर इट हैज़ टू पास टू रीच इट्स डेस्टिनेशन।
तो इसे 4 लेयर से हमें गुजरना होगा। फिर पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये है होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैरोटेनॉइड। ये हमारी पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाता है। फिर पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, तो ये परागकोश होगा। और फिर हमारा प्लांट टिश्यू से है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों मर जाता है पूछा है, तो ये इसका जो होगा हमारा बी जो होगा वो सही होगा। जड़ें जो होते हैं ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, यानी रूट्स आर स्ट्रेप्ड ऑफ एनर्जी। यानी संवहनी पादपों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ये होते हैं हमारे फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। और वृक्ष के आधार के पास में गोलाकार चारों तरफ किसी वृक्ष की छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी हमारा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व तो जड़ों तक नहीं पहुंच सकेगा, जिससे जड़ें जो होते हैं ऊर्जा से विहीन हो जाएगी और वृक्ष जो हो जाएगा हमारा सूख जाएगा। फिर पेड़ पौधे में जाइलम मुख्य जिम्मेदार है, तो ये हमारा जल वहन के लिए मुख्य जिम्मेदार होता है, जौ से जल जाइलम। फिर संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ये होगा हमारा जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू ही जो होता है हमारे पानी के लिए हमारा उत्तरदायी होता है। फिर पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो ये किससे लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसके धड़ पर वलयों की संख्या यानी नंबर ऑफ रिंग की गणना करके उसका जो पता लगाया जा सकता है, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स ऑन इट्स ट्रंक। और इसे क्या बोलते हैं हम, पौधे की आयु गणना के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसे बोलते हैं। फिर हमारा कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो ये फ्लोएम करता है हमारा। फिर अंतोजाइलमी यानी इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है, तो ये हमारा स्ट्रिकाना में पाया जाता है। फिर एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो मुख्य कार्य बताना है वो है हमारा पत्तियों के से पौधे और अन्य भागों में खाद का परिवहन करना। तो इसका ये मुख्य कार्य है हमारा एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य। फिर पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर टूटने आसानी से जो मोड़े जा सकते हैं, और कुछ भाग जैसे पत्ते और तनों इसकी नम्यता का कारण इसकी बहुतायत को माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा श्लेषोतक, इसके कारण होता है। तो ये एक सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों को तनन सामर्थ्य प्रदान करता है। इसी ऊतक के कारण पौधे के कुछ भाग जैसे तने पत्ते को मोड़ने पर वो बिना टूटे ही आसानी से मुड़ जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है क्यों मुड़ जाते हैं, तो इस ऊतक के कारण मुड़ जाते हैं, इसलिए ऊतक। और मृदुतक जो होता है ये सरल स्थायी होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन और वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचय करना है। और जो हमारा दृढ़त्व होता है यानी दृढ़ ऊतक जो होता है यह भी एक सरल ऊतक होता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी, सक्रिय और दोनों सिरों से नुकीली होती हैं। और पौधे की दृढ़ता यानी जो उसकी कठोरता को बनाए रखना है और बाह्य परों के रक्षात्मक ऊतक के रूप में भी कार्य करता है। फिर पादपों में जो होता है हमारा मेरिस्टोमी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही होगा वो हमारा डी कथन सही है कि इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। तो मेरिस्टोमी ऊतक है, इसके कारण ही जो होती है विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। फिर अब एक बढ़ रहे तरुण पादप की शीर्षत विभज्यता को क्षति पहुंचाने पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये पादप की लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा। फिर पादपों में संवहन ऊतक का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो परिरंभ जो है ये हमारा संवहन ऊतक का एक घटक निम्नलिखित में से नहीं है, ये इनमें इसका घटक नहीं है, बाकी तीनों जो हैं इसके घटक हैं। फिर हमारे निम्नलिखित में से किसी एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, तो ये हमारे मार्सिलिया में पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं मार्सिलियम जो होता है ये हमारा टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम और संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोभित पौधे आते हैं। और इस वर्ग के पौधे में जल व खनिज के संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं। संवहन ऊतक एक जटिल ऊतक है जो एक अधिक कोशिकाओं का बना होता है। संवहन ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। ये दोनों ऊतक जो है तरल और पोषक तत्वों का आंतरिक रूप से परिवहन करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।